अगर जान बचानी है तो चले जाओ, चले जाओ। हमने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से निकल गए। पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैं इन कागजों को अपने साथ ले आई। शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस घटना का तुम्हारे पापा के दिमाग पर बहुत बुरा असर पड़ा। आज उसकी कंपनी के बॉस धर्मित के साथ भी मीटिंग थी। ना चाहते हुए भी वो कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चला गया। मीटिंग के दौरान धर्मित ने नोटिस किया कि रचित कुछ बहुत परेशान है। रचित उनके प्रिय कर्मचारियों में से था, इसलिए उन्होंने उसकी परेशानी की वजह पूछी। रचित को याद आया कि धर्मित अक्सर ऐसी शक्तियों के बारे में पढ़ता रहता है और उनके बारे में खोजबीन करता रहता है, इसलिए उन्हें सारी बातें बता दी। रचित की बातों सुनकर धर्मित बोला, तुम्हारी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि बंगले का रहस्य उसी पेंटिंग में छुपा हुआ है। आज शायद वक्त आ गया है कि अपने गुरु से जो मैंने सीखा है उसका उपयोग करूं। हम कल ही उस बंगले में चलेंगे, लेकिन अगर हम दोनों को कुछ भी हो गया। नहीं, हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है सर। अरे डरो मत, हमें कुछ नहीं होगा। मैं आज रात कुछ विशेष पूजा करके हमारी सुरक्षा का इंतजाम कर लूँगा। अब तुम घर जाओ, मैं भी आज छुट्टी लेकर जा रहा हूँ। घर आकर रचित ने वीणा जी को बंगले के बारे में सारी जानकारी बता दी। उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, पर रचित को धर्मित पर भरोसा था। अगले दिन तय वक्त पर रचित और धर्मित घर से आया। वीणा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह बोला, आप घबराइए मत चाचा जी, ईश्वर चाहेंगे तो आपका बंगला आपको वापस मिल जाएगा। आप बस बंगले के कागज मुझे दे दीजिए। वीणा जी ने कागज लाकर धर्मित को दे दिए। धर्मित ने कागजों को संभाल कर अपने बैग में रख लिया। रचित को एक लॉकेट पहना दिया गया। चाहे कुछ भी हो जाए, इस लॉकेट को गले से मत निकालना। ये 48 घंटों तक हमारी बुरी शक्तियों से बचा कर रखेगा, समझे रचितवा? 7 घंटे के लंबे सफर के बाद उन दोनों की गाड़ी बंगले के बाहर खड़ी थी। बंगला पूरी तरह उजाड़ हो गया था। जैसे ही अंदर जाने के लिए उन दोनों ने दरवाजा खोला, तभी तेज आंधी शुरू हो गई। फिर वो भी डरे नहीं और एक दूसरे का हाथ थमा लिया। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन धर्मित पूरी तैयारी करके आया था। उसने तुरंत अपने बैग से बड़ी बड़ी मोमबत्तियां निकालकर उन मोमबत्तियां से एक खास तरह की खुशबू आ रही थी। अभी वो दोनों कुछ सोचते कि बंगले में किसी के हंसने की आवाज आने लगी। क्या लगता है तुम्हें, तुम दोनों इन मोमबत्तियों की मदद से यहां से निकाल दोगे? यह असंभव है, असंभव। हम नहीं निकलेंगे, इसलिए इसे बुझा दो। चले जाओ यहां से। यह सुनकर रचित और धर्मित थोड़ा घबराए। रचित कुछ कहना चाहता था, लेकिन धर्मित ने उसे चुप रहकर पेंटिंग ढूंढने का इशारा किया। दोनों हाथ में मोमबत्ती लिए अपने काम में जुट गए। लॉकेट और मोमबत्ती के कारण वो शक्तियां इनके पास नहीं आ पा रही थी, लेकिन इन्हें डराने की पूरी कोशिश कर रही थी। फिर भी वो दोनों अपने काम में लग गए। वक्त गुजरता जा रहा था, लेकिन उनकी तलाशी खत्म नहीं हो रही थी। 24 घंटे बीत चुके थे। लॉकेट की शक्ति खत्म होने में बस 24 घंटे ही बाकी थे। लगता है हम सफल नहीं होंगे, रचित ने धीरे से धर्मित से कहा और गुस्से में अपने पैरों को जोर से जमीन पर पटका। उसका पैर फर्श को तोड़ता हुआ अंदर चला गया। यह देखकर धर्मित उसके फंसे हुए पैर को निकालने के लिए झुका, तो उनकी नज़र फर्श के अंदर दबी हुई पेंटिंग पर पड़ गई। दोनों ने मिलकर किसी तरह पेंटिंग को निकाला और इसके बाद वो दोनों थक गए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गए। धर्मित ने ध्यान से पेंटिंग को देखना शुरू कर दिया तो पाया कि उस पेंटिंग में एक खास तांत्रिक कोड है जो कि इस बंगले का राज लिखा हुआ है। उसने आंखें बंद करके
अपने गुरु को प्रणाम किया जिससे उन्होंने तंत्र विद्या सीखी थी। इसके बाद उन्होंने कोड को तोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे राज उसके सामने स्पष्ट हो गए। किसी जमाने में इस बंगले की जगह कुछ तांत्रिकों का आश्रम था। वो अपनी काली सिद्धियों के जरिए सारे संसार को नष्ट करके अपना राज चलाना चाहते थे। जब इस गांव के मुखिया को इस बारे में पता चला तो उसने अपने गुरु से सलाह मशविरा करके उन तांत्रिकों को उनके आश्रम के साथ ही जला दिया। इसके बाद उनके गुरु ने वहां मौजूद राख से ये तस्वीर बनाकर इसमें उनकी कहानी छुपा दी और उसके फ्रेम में मंत्र को बांधकर उन तांत्रिकों की बुरी शक्तियों को उसमें कैद कर दिया। साथ ही मुखिया को आदेश देकर आश्रम की तरह दिखने वाला एक बंगला बनवा दिया। धर्मित ने कहा, पेंटिंग उतार कर फेंकने से अगर इसका फ्रेम टूट गया तो वो शक्तियाँ बाहर आ जाएगी और हमें मार देगी। हमें ये फ्रेम दोबारा बनाना चाहिए, लेकिन इसके लिए उसी पेड़ की लकड़ियाँ चाहिए जिससे ये पहले बना था। ये पेड़ यहीं इस जंगल में है, लेकिन कहाँ है मुझे नहीं पता। तुम जाओ और जाकर खोजने की कोशिश करो। तब तक मैं पूजा की तैयारी करता हूँ, लेकिन संभल कर जाना। वो शक्तियाँ तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमारे लॉकेट में 18 घंटे की शक्ति बची है, इसलिए घबराना मत। उसकी बात सुनकर रचित पेड़ ढूंढने के लिए निकल पड़ा। बुरी शक्तियाँ भी उसे रोकने के लिए पीछे चल पड़ी। कभी वो उसके आगे गहरे गड्ढे का भ्रम पैदा कर देती तो कभी उस पर हड्डियों और खून की बारिश करती। कभी डरावनी आवाज में उसे अपने पास बुलाने के लिए कहती। लेकिन रचित धर्मित की बात को याद करता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने लगभग पूरा जंगल छान लिया, लेकिन उसे वो पेड़ नहीं मिल रहा था। 6 घंटे गुजर चुके थे और वो काफी उदास हो गया। उसके मन ही मन अपने ईश्वर को याद किया और मदद की गुहार लगाते हुए फिर आगे बढ़ने लगा कि अचानक ही उसकी नज़र एक छोटे से मंदिर की तरफ पड़ी जो पेड़ों में झुरमुट में छुपा था। रचित मदद की आशा से उस तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने मंदिर में कदम रखा, आवाज आई, आओ, मैं कब से तुम्हारी ही राह देख रही थी। रचित हैरानी से आवाज की दिशा में बढ़ गया तो देखा कि एक बेहद वृद्ध साधु वहां समाधि में लीन थे। रचित ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने आंखें खोली और आशीर्वाद देते हुए बोले, हम कब से इसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब तुम आओगे। आओ चलो मेरे साथ। रचित मंत्र मुक्त सा उनके साथ चला गया। उन्होंने रचित को एक पेड़ की तरफ इशारा किया और अपने थैले से निकालकर एक कुल्हाड़ी उसको दी। रचित ने जैसे ही लकड़ी काटा, वो पेड़ वहां से गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। साधु बाबा ने रचित को एक मंत्र देते हुए कहा, इस मंत्र का जप करो, यह तुम्हें बंगले में पहुंचा देगा। जाओ जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। रचित ने उन्हें प्रणाम किया और आंखें बंद करके मंत्र का जाप करने लगा। पलक झपकते ही वो बंगले में पहुंच गया। धर्मित ने उसके हाथ से लकड़ी लेकर फ्रेम बनाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे फ्रेम बनता जा रहा था, उन बुरी शक्तियों के चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। वो बंगले में मौजूद सामानों को उनके ऊपर फेंक कर किसी तरह उन्हें डराने की कोशिश कर रहे थे और रोकने की भी, लेकिन धर्मित अपने काम में लगा हुआ था। अब बस आधा घंटा शेष रह गया था। आखिरकार फ्रेम बन गया। धर्मित ने पेंटिंग को पुराने फ्रेम से निकालकर नए फ्रेम में डालकर उसे पूजा स्थल पर रखा। जैसे जैसे मंत्र के साथ आहुति बढ़ती गई, एक एक करके काले धुएं के रूप में सारी बुरी शक्तियां फ्रेम में कैद हो गई। थोड़ी देर में वहां शांति छा गई। यह देखकर रचित प्रसन्न हो गया। उसने खुशी की आवेश में धर्मित को गले लगा लिया। तभी उसे अपने से अलग करता हुआ धर्मित ने कहा,
अभी एक विशेष काम बाकी है, अपनी खुशी अभी बचा कर रखो। रचित ने आश्चर्य से पूछा, अरे अब क्या बचा है सर? तुम्हारी बलि। और देखते ही देखते रचित को रस्सियों से बांध दिया। इसके बाद उसने अपने बैग से बंगले के कागज को निकालकर हवन वेदी के पास रख दिया। रचित ये सब देखकर काफी घबरा गया। उसने देखा धर्मित की आंखों में खून उतर आया था और उसका चेहरा भयानक लगने लगा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी धर्मित बोला, चलो तुम्हारी बलि देने का समय हो गया। मैं इन तंत्रिका का मुखिया था, लेकिन ये सब मुझसे नफरत करते थे और मेरी सिद्धियां छीनना चाहते थे। इसलिए मैंने अपनी सिद्धियों को यही जमीन में छुपा दिया था। जिस दिन यहाँ आग लगाई गई मैं यहाँ नहीं था, इसलिए संयोग से बच गया। जब मामला ठंडा पड़ने लगा मैं उन्हें लेने आया। तब पता चला कि इस जगह को पवित्र मंत्रों की शक्तियाँ ने बांध रखा है। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सही वक्त का इंतजार कर रहा था। एक दिन तुम्हारे माता पिता यहाँ आए और उन्होंने फ्रेम को तोड़कर मंत्रों की शक्ति को दूर कर दिया। लेकिन तब भी मैं इस जगह पर मौजूद अपनी सिद्धियों को वापस नहीं कर सका, क्योंकि वो खून के छींटे के रूप में बंगले के कागजों के साथ जा चुका था। मैंने अपने गुरु की शरण ली, तब उन्होंने अपनी शक्तियों से मुझे तुम्हारे बारे में बताया। अपने गुरु के आशीर्वाद से मैं कोई भी रूप ले सकता था, इसलिए दुनिया से छुपने के लिए मैंने ये रूप लिया और तुम इंसानों के बीच रहकर तुम्हारी तरह काम करते हुए तुम्हारे बड़े होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही तुम्हारे कॉलेज में प्लेसमेंट शुरू हुआ मैं वहाँ पहुँच गया और तुम्हें अपने दफ्तर में नौकरी देकर तुमसे नज़दीकियाँ बढ़ाने लगा। इससे पहले कि मैं तुम्हारे बंगले में बारे में पूछता, तुमने स्वयं ही मुझे उसके बारे में बता दिया। मेरा काम आसान हो गया। अब इन तंत्रिकों की शक्ति भी मेरे वश में आ चुकी है, जो कभी मेरी शक्ति छीनना चाहते थे। बस एक इंसान, यानी कि तुम्हारी बलि देते ही मैं असीम शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर मैं वापस घर नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ पुलिस में जाएगी और तब आप पकड़े जाओगे। अरे मूर्ख, जब तक तुम्हारी माँ को खबर होगी ना, तब तक मैं सर्वशक्तिमान बन चुका हूँगा। रचित को अब अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। उसने आंखें बंद करके अपने माँ पापा और ईश्वर को याद किया। उसे पछतावा हो रहा था कि काश उसने अपनी माँ की बात मान ली होती और यहाँ ना आया होता। पर अब क्या हो सकता था। वो चुपचाप अपने मरने का इंतजार करने लगा। धर्मित ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने रचित पर अभिमंत्रित राख फेंकना चाहा, तभी आवाज आई, रुक जाओ। धर्मित के साथ साथ रचित ने भी चौंक कर आवाज की दिशा में देखा तो वहाँ वही साधु बाबा खड़े थे जो जंगल में रचित को मिले थे। उन्होंने तत्काल अपनी शक्ति से रचित के बंधन को खोल दिया और उसी बंधन में धर्मित को बांध दिया। इसके पश्चात वो बोले, तेरे साथियों की बिखरी हुई शक्तियाँ को तू ही समेट सकता था, इसलिए मैं अब तक रुका हुआ था। अब जब तूने इस सब को वापस फ्रेम में कैद कर दिया तो अब तेरे नष्ट होने की भी घड़ी आ गई है। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे गुरु मुझे बचा लेंगे, देखना। यह कहकर धर्मित अपने गुरु को पुकारने लगा। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, ओ पाखंडी, जो कभी मेरा शिष्य और तेरा गुरु हुआ करता था, अब कभी तेरे पास नहीं आएगा। ये देख उसका क्या हसन किया है मैंने। साधु बाबा के हाथ घुमाते ही रचित और धर्मित के सामने किसी चलचित्र की तरह धर्मित के गुरु के जलकर मरने का दृश्य घूमने लगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये असंभव है, ये असंभव है। साधु बाबा बोले,
कुछ भी असंभव नहीं है। जो आया है उसे जाना ही पड़ेगा। बस सबका अपना अपना वक्त होता है। तेरे कपटी गुरु को मारने के लिए जिस शक्ति की जरूरत थी वो आज ही मेरी सिद्धि पूरी होने पर मुझे मिल गई है और मैंने तत्काल इस बुराई को मिटा दिया। अब तेरी बारी है। उसे सुनकर रजीत की हिम्मत बंधी वो फुर्ती से उठकर साधु बाबा के पास चला गया। इससे पहले कि धर्मित कुछ कर पाता, साधु बाबा ने उसकी मुट्ठी में मौजूद राख अपनी मुट्ठी में खींच ली और उसे धर्मित पर फेंक दिया। राख के पड़ते ही वहां से धर्मित और बंगले का फोटो फ्रेम धुआं बनकर हवा में विलीन हो गया। बुरी शक्तियों के मिटते ही बंगला सूरज के प्रकाश से जगमगा उठा। साधु बाबा ने रचित को आशीर्वाद दिया। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।